वही सारी आप लोगों को गुड मॉर्निंग ममता जी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल वाली क्लास समझ आई आप लोगों को? कल क्या क्या हमने किया है? कल वाली क्लास समझ आई आप लोगों को? कल क्या क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा ज्यादा डीप में पढ़ा दिया मैंने ताकि आप लोगों, क्योंकि ब्लैक बॉडी ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ब्लैक बॉडी सबने ही ऑलमोस्ट पढ़ा है, तो उस वजह से मैंने आपको एक चीज और बताई है कि जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम केवल स्पेक्ट्रम नहीं होता। 11th-12th में पढ़ते हैं कि आप क्या करते हैं कि आपका ग्राफ बन जाता है, ये वेवलेंथ है, ये क्या एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, इनके मैक्सिमम अलग अलग होंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी बनी है, ब्रेक नहीं हो रहा कहीं से। वेवलेंथ अगर बीच में से ब्रेक हो जाए तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, तो ये 12th में होता है, तो आप बोलते हो कि लैम्डा मैक्सिमम और आपके पास क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट टेम्परेचर पे देखा जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती है 12th में। यहाँ हमने पहले समझा कि आपके पास पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या अंतर होता है। ऑर्डिनरी बॉडी में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, एमिशन कॉफिशिएंट, यानी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन 1 के इक्वल होता है। बल्कि ब्लैक बॉडी में ट्रांसमिशन नहीं होता है, ना ही रिफ्लेक्शन होता है, केवल अब्जॉर्प्शन होता है। तो ए लैम्डा जो था वो कितना था, ए लैम्डा की वैल्यू 1 थी। बाकी आर लैम्डा और क्या था आपके पास, टी, वो क्या थे, 0 थे। तो उसके बाद जो किरचॉफ्स का रेडिएशन लॉ आता है, किरचॉफ्स ने क्या कहा था, जितना बढ़िया ऑब्जर्वर है वो उतना बढ़िया एमिटर होगा। तो ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज देखा था कि आपके पास क्या है, जो क्या है प्लांक, जो ब्लैक बॉडी का क्या था एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रम था, वो कौन थे दो साइंटिस्ट जिन्होंने, ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहा तो जब उसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखा गया तो आपके पास क्या कुछ ऐसे कंटिन्यूअस ग्राफ आता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ग्राफ कुछ आता है। इसका मैक्सिमम यहाँ पे होता है लैम्डा मैक्सिमम, इसका लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है और इसका लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है। और इसके अंदर जो एरिया आता है, ये एरिया एरिया ये क्या है आपके पास, क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, एनर्जी कितनी रेडिएट हुई, क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी। कल भी लिखवाया होगा हमने ये पॉइंट कि आपके पास क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी कितनी रेडिएट हुई। ठीक है, और दूसरा किसके प्रोपोर्शनलिटी था, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनलिटी था, यानी आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या था, एरिया, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ठीक है, कितना एमिटेट करती है। तो आपके पास क्या है, टी की पावर, ठीक कर लो इसको थोड़ा सा, जो एनर्जी रेडिएट है वो टी की पावर 4 होगा। ठीक है, टी की पावर 4, इसको, हाँ ये कल हो गया था ना, एमिटेड टी की पावर 4 कर लेने से। ठीक है, ये 5 लिख दिया था मैंने कल ना, तो इसको ठीक कर लेना, एक जगह टी की पावर। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नोट करके लिख लो इसको, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ठीक है, अब क्या है, प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये नोट कर लेना। ठीक है, टी की पावर 5 लिखवाएगा मैंने, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 4 है वो। फिर हमने इसमें विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था नेक्स्ट? विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहा था आपके पास? तो विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में आप क्या बोलते हो? विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ में बोलते हो कि जब लैम्डा मैक्सिमम जो है, इसमें क्या कहा था हमने, जो लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या है, 1/t के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी लैम्डा m t कांस्टेंट के इक्वल है। यहां से क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाता है, बोला जाता है कि नीला तारा या जो है लाल तारा, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या है, ब्लू वाले स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कौन सा तारा ज्यादा गर्म होगा, ब्लू स्टार होगा या रेड स्टार होगा, कौन सा होगा, ब्लू या रेड, कौन सा तारा ज्यादा आप लोग बताइए कौन सा तारा होगा? क्यों, कौन ज्यादा हॉटर होगा? तो ब्लू जो है आपके पास, इसका वेवलेंथ क्या है, रेड के कंपैरिजन में कैसा है, रेड के कंपैरिजन में इसका जो वेवलेंथ है वो कम है। तो जब ये कम, तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो लैम्डा हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर हो जाएगा, वो लो होगा। ठीक है, और इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था, अच्छा एप्लीकेशन कहां पर है इसकी? फिर पढ़ा था हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। फिर पढ़ा था हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने क्या कहा था आपके पास, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट सरफेस, ये लॉ, हाँ मॉडिफाई, आपके पास क्या आता है, ठीक है, तो कई बुक से ई लिखती है, कई पी लिखती है। यानी आपके पास, आप बोलते हो इस लॉ में क्या बोलते हो कि आपके पास जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन है पर यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यानी किसी ब्लैक बॉडी के पर यूनिट एरिया से जितनी रेडिएशन एमिट होती है, तो कई बुक्स जो है इसको ई लिखती है, कई पी लिखती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसको P इक्वल टू बोल देते हैं, या E इक्वल टू P भी लिख देते हैं, और T की पावर 4। ठीक है, और इसको बाद में मॉडिफाई भी किया, जो ये पूछ रहे हैं, योहानी पूछ रही है जो, वो है मॉडिफाइड बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा, मॉडिफाई क्या हुआ इसमें, मॉडिफिकेशन ये हुआ कि आपके पास क्या है, देखिए जब आपके पास मान लीजिए
दो ब्लैक बॉडी है, लेट सपोज ब्लैक बॉडी है, एक का टेम्परेचर सपोज टी नॉट है और एक का टेम्परेचर टी है, ठीक है। अब टी है और ये कैसे है, ये अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, जो अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर हम कहें कि सपोज दैट हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं कि जो अगर सराउंडिंग के साथ ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉडी है जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है जो हमने माना है, और ये दूसरी ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के साथ कितना है, टी नॉट है, अपने सराउंडिंग के साथ टी नॉट है, ठीक है। तो जो एनर्जी रेडिएट होगी, जो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का जो लॉस होगा वो टी की पावर 4 नहीं होगा डायरेक्ट इस केस में, ठीक है, जो है टी की पावर 4 ना होके क्या हो जाएगा, ठीक है, टी की पावर 4 ना होके बट ऑल्सो क्या हो जाएगा, जब आपके साथ क्या करेगा, जो इतनी क्या कर लेगा आपके साथ, जो आपके पास जो एनर्जी रेडिएट होगी वो कितनी हो जाएगी, जब आप पहले बोलते थे कि एनर्जी रेडिएटेड बाय सिग्मा टी की पावर 4, तो इतनी ही गेन करेगा ये, यानी आपके पास जो टोटल एनर्जी ये क्या करेगा, जितनी रेडिएट कर रहा होगा ये, अगर ये रेडिएट कर रहा है, कितना रेडिएट करता है, सिग्मा टी की पावर 4, और ये जो दूसरी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कांटेक्ट में रखी है, ठीक है, तो ये इतना ही गेन कर लेगी, ये गेन कर लेगी इतना, ये तो एमिट कर रही थी, ये क्या कर रही है, गेन कर रही है, इतना गेन कर रही है। तो अब जो एनर्जी रेडिएट होगी तो आप क्या बोल दोगे सीधा कि सिग्मा एमिट तो इसने टी की पावर 4 किया था, इतना तो था, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, गेन कर देगा, तो हमको माइनस करना पड़ेगा इतना, यानी ऐसा समझिए, कैसा समझिए इसको, कि आपके पास अगर हम कहें कि इस लॉ को क्या किया गया, अगर हम इस लॉ में मॉडिफिकेशन जो आया था इसमें यह कहा गया कि अगर एक ब्लैक बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर है, अपने सराउंडिंग के साथ एब्सोल्यूट टी टेम्परेचर पर है, और अनदर जो बॉडी है वो टी नॉट है, टी नॉट पर है, ठीक है, जो है किस पर है, टी नॉट पर है अपने सराउंडिंग के साथ। अब क्या हुआ कि आपके पास जो एनर्जी का लॉस होगा अपने सराउंडिंग के साथ वो इतना नहीं होगा, ये इतना रेडिएट, इतना अगर अपने सराउंडिंग के साथ लॉस कर रहा है तो ये क्या करेगा, इतना क्या करेगा, गेन कर जाएगा। तो इसीलिए जो बोला गया था कि इसकी जो रेडिएटेड पावर होगी यानी नेट लॉस होगा पर यूनिट टाइम, वो कैसा होगा, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट, ठीक है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था हमने वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमने कहा कि जो दो लॉ थे, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी लिखा है, ऐसे है क्या सबका, बाकी लोगों का भी ऐसा, नहीं वो आपके एक बार ना उसको लेफ्ट करो फिर आ जाओ वापस। तो वीन्स लॉ में हमने क्या लिखवाया था कल, ठीक है, हमने कहा था जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, वीन्स लॉ से हमने कहा था कि जो एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी दोनों करवा दे रहा हूं मैं पर, ठीक है, पर
यूनिट वेवलेंथ के टर्म में, ज्यादातर वेवलेंथ के टर्म में पूछा जाता है, तो मैं कल नहीं लिखा है शायद मैंने, पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने टी के टर्म में भी लिख दिया था इसको। अब इस बार हम लैम्डा के टर्म्स में लिख देते हैं इसको, कि आपके पास जो है यू लैम्डा टी। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखवा रहा हूं मैं, बाद में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ए हमने लिखा था, एक ए, और क्या लिखा था, ई की पावर बीटा, बीटा बाई कितना लिखा था, लैम्डा की लैम्डा टी, वहां पर बीटा न्यू बाई टी था, वहां पर बीटा न्यू बाई टी था। मैं यहां पर लिख दूं लैम्डा टी, लैम्डा के टर्म्स में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं न्यू इक्वल टू कितना होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। फिर जब डेल्टा न्यू की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो कितना होगा, माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा डेल्टा लैम्डा। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा रहेगा अपॉन डिवाइड बाई लैम्डा की पावर 5। क्या आ जाएगा, इसको बाद में भी प्रूफ करेंगे हम कि लैम्डा की पावर कितना आएगा, 5 आ रहा है। और ए और जो बीटा था ये एडजस्टेबल पैरामीटर थे, एम्पेरिकल पैरामीटर थे, जिनको हम क्या कहते थे, इनको एडजस्ट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसा लिखा होगा हमने, यू, अगर याद नहीं है तो यू टी ए, यहां पर न्यू स्क्वायर लिखा था, न्यू क्यू था, यहाँ पर न्यू स्क्वायर था या न्यू क्यू था, फ्रीक्वेंसी की टर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये था, पर फेल कहां हुआ था, ये लिमिटेशन कहां थे, लिमिटेशन का कहां थी वीन्स की, लिमिटेशन थी आपके पास, ये क्या है, लिख देते हैं, लिमिटेशन क्या थी, एक्सप्लेन करता ओनली, एक्सप्लेन ओनली लोअर वेवलेंथ साइड, हाँ लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं हो, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड लिखवाया था, लोअर वेवलेंथ है, एक्सप्लेन ओनली, हाँ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। फेल कहां पे होता है, फेल होता है कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन, एक ही टर्म्स याद रखे, वेवलेंथ का याद रखे, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए हो जाएगा वीन। ठीक है, और ये कैन नॉट एक्सप्लेन लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर इसके बाद हाँ, तो एक्सप्लेन ओनली शॉर्टर वेवलेंथ, कैन नॉट एक्सप्लेन लॉन्गर वेवलेंथ, क्या कहना चाह रहे हो, अरे ये समझिए, सही कह रहा हूँ क्या, क्या गलत लिखवाया क्या कल, यहां से जीरो से लेकर लैम्डा मैक्सिमम तक एक्सप्लेन करता है, यानी जीरो से यहां लैम्डा मैक्सिमम तक एक्सप्लेन करता है, जीरो से लेके यहाँ ये वाला वीन है। ठीक है, अब था रेलेक जीन्स, तो रेलेक जीन्स में भी हमने बहुत सारी कहानियां लिखी थी अपने। ठीक है, रेलेक रेलेक जीन्स लॉ, क्या कहता है आपके पास रेलेक जीन्स लॉ, रेलेक जीन्स लॉ,
किस पर बेस्ड था ये? कौन सी थ्योरी पे बेस्ड था? कल बहुत कहानी बताई। बेस्ड ऑन किस पर था? ये था क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेस्ड ऑन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस पर बेस्ड था। ठीक है, इस पर बेस्ड था। इन्होंने क्या कहा था, ये कल भी बताया था हमने आपको कि क्या है, इन्होंने जब आपको एक रेडिएटिंग बॉडी कंसीडर की थी, तो वो क्या करती है, कोई भी एक जो रेडिएटिंग बॉडी है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल कलेक्ट करती है। कोई भी रेडिएटिंग बॉडी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखती है। अब वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, यानी आपके पास क्या करते हैं, वो ऑसिलेशन करते हैं और परफॉर्म करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या करते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं तो आप बोलते हो कि दीज जो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो क्या करते हैं, एमिट और अब्सॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या करते हैं, एमिट करते हैं और अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वापस से कह रहा हूं, जब इन्होंने क्या किया, रेलिक जीन्स ने बेस्ड ऑन द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे इन्होंने क्या कहा कि जब भी मेरे पास कोई भी क्या होगा, रेडिएटिंग बॉडी होगी, वो ऐसे चार्ज पार्टिकल रखते होंगे। जैसे कि सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है, जैसे आप उसको क्या दोगे, क्या करते हो, जैसे उसको किसी वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो एक रेडिएशन देगा, वो एमिट करेगा। ठीक है, तो आपने, इन्होंने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है आपके पास जो कि एनर्जी रेडिएशन एमिट करते हैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। अब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, तो अब इन्होंने क्या कहा कि आपके पास क्या है, जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो या तो एमिट कर रहे हो या अब्सॉर्ब कर रहे हो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब उसके बाद ये कहा कि अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाए, ठीक है, तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है सराउंडिंग के साथ। अब क्या करेगा ये, अब एमिट करेगा ओनली। जब भी आपका थर्मल जो एमिट की कंडीशन आती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आती है, क्योंकि जब आपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया तो क्या करेगा, ये एमिट करेगा। ठीक है, तो एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, जो अगर जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी कैविटी के अंदर, और किसकी, जो ऑसिलेशन कर रहा था, ठीक है, जो जो एटम ऑसिलेट कर रहा था उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, और कैविटी के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। जब क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगी वो, जब आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गए। उसके वॉल के कांटेक्ट में क्या है, जब आपके पास एटॉमिक ऑसिलेटर और कैविटी के जो, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हम फॉर्मूला लिखेंगे अभी, जैसे हमने वीन्स के लिए लिखा था। पहले हमने एक चीज और लिखा था कि कल हम एक चीज और लिख रहे थे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, एनर्जी, सॉरी, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, हमने एक चीज कहा था, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, कल भी कहा था, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, एन वी। ठीक है, कल यहाँ पे भी वी लगाया था, समझ जाना वो एन यही है। ठीक है, यहाँ पे भी तो लगाया था मैंने कल। ठीक है, तो नोटेशन करने के तरीके हैं। तो ये कितना कहा था हमने, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू, यही तो कहा था, नंबर ऑफ मोड जिसको बोला था। ठीक है, तो अब जो एनर्जी रेडिएट होगी, ठीक है, वो कितनी होती थी, एनर्जी रेडिएट, ठीक है, जो एनर्जी रेडिएट होगी किसके द्वारा, जो एनर्जी, या आप ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी रेडिएट, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी। अगर हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन
क्या हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन? हमने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि U अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमने कल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा था कि UT। अब ये वाला तो आएगा ही। इन्होंने क्या कहा था, जो अब जो है आपको आज समझ आ जाएगा कि जो ईच मोड है, ये मोड है, प्रत्येक मोड के पास जो एवरेज थर्मल जो एनर्जी होगी, यानी जो एवरेज एनर्जी होगी वो कितनी होगी? KT होगी। कितनी होगी? KT। तो इन्होंने सिर्फ ये, जैसे आप नहीं बोलते थे ईच डिग्री ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती थी कि ईच डिग्री के साथ कितनी है? हाफ KBT। इसी का यूज करके इन्होंने कहा कि हर एक मोड के साथ, यानी 8 पाई, इतना तो नंबर ऑफ मोड है आपके पास, यानी इतने तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, तो ये कह रहे हैं कि हर एक ऑसिलेटर क्या करेगा? एक कांस्टेंट एनर्जी से वाइब्रेट, यानी हर एक एटम के पास अगर वो क्या है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, ध्यान से समझना, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, उसके पास जो एनर्जी होगी वो KT ही रहेगी। ठीक है, KT ही रहेगी, एनर्जी KT रहेगी, और यही इन्होंने एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला दिया था, ये इतनी रहेगी हर एक के लिए। इसी चीज को तो प्लांक ने मॉडिफाई किया था कि ये एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एवरेज एनर्जी क्या होगी? ऐसी नहीं होगी आपके पास, एक्सपोनेंशियल में होगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अगर कोई ऑसिलेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। ये कहते थे कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ऑसिलेशन पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी ये होगी। ये तो अलग टर्म्स है ना, ये तो क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। तो कल यही कहानी थी, बस इन्होंने कहा जो एनर्जी होगी वो, और इन्होंने कहा ऑसिलेटर किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, उसके साथ जो एनर्जी, एवरेज एनर्जी होगी वो इतनी होगी KT। यही प्रॉब्लम था। ठीक है, यही क्या था आपके पास? अगर मैं इसके टर्म्स में लिखूं, किसमें? वेवलेंथ के टर्म्स में, तो कितना आ जाएगा? U लैम्डा T, तो कितना आ जाएगा? 8 पाई KT बाय लैम्डा की पावर 4। ठीक है, इतना था। आज समझ आया? सबको समझ आया? कल हो सकता है कि आप लोगों है, आप लोगों को लगता था ना ब्लैक बॉडी आता है मुंह में। देखो, पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं और बहुत डीप में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये मैसेज आता है ना कि हम 11th 12th का कर लेंगे, बस आप सिर्फ MSc का पढ़ा दो हमें, है? तो आपने 12th तक का बुक में जितना होगा वो 12th लेवल का है। बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिटेशन लिखते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ कौन सा? लिमिटेशन ऑफ रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ। क्या लिमिटेशन थी? अभी बता रहा हूं, अल्ट्रावायलेट के रास्टों की क्या था आपके पास? लिमिटेशन क्या थी? किसके लिए यूज होता है? तो लिख सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो हायर वेवलेंथ वाला पोर्शन था, ठीक है, उसके लिए क्या हो गई थी आपके पास? ऐसे लिख सकते हैं,
रेलिक जीन्स लॉ रेले जीन्स लॉ is agree with किसके साथ? agree with experimental observation. Experimental Rayleigh Jeans law agree with experimental with Rayleigh Jeans law agree with experimental results only for higher wavelength. Only for higher wavelength. Higher wavelength के लिए क्या करता है? एग्री करता है. अब देखिए कैसे है, दोनों ग्राफ बता देता हूं मैं ना आपको. एक चीज मजेदार चीज बता देता हूं मैं आप ना. अब देखिए क्या था आपके पास, आप लोगों ने वो डायग्राम देखा होगा पर कभी गौर नहीं किया होगा उस पर. देखो बुक्स लिखती तो है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अगर हम बुक्स में डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो हम दिमाग इतना वहां पे इतना समझ नहीं आ रहा होता. ये बहुत बार अपने ग्राफ देखा होगा. कुछ ऐसा ग्राफ है, मान लीजिए कोई ऐसा कुछ है, ये अभी भी नहीं बना सही. ऐसा कुछ ग्राफ है, लेट्स सपोज ये कुछ ग्राफ है, ठीक है. ये ग्राफ है मान लीजिए. अब आपके पास क्या है, ये मान लीजिए अलग अलग वेवलेंथ पे है. इधर की जो वेवलेंथ है ये विजिबल है, मान लीजिए विजिबल, ठीक है. ये लैम्डा है और ये तो आपके पास आपको मालूम है कि रेडिएशन है, ठीक है. तो ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल, या मैं इसको ये कहता हूं प्लांक्स के बोल देता हूं, क्योंकि प्लांक्स ने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था. ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, या ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी का ग्राफ था, ठीक है. अब जो है ये एक्सपेरिमेंटल का था, जब आपने प्लांक ने भी है, मैं इसको प्लांक नाम दे देता हूं, ठीक है. पहले नाम दे रहा हूं पर मैं क्या है, प्लांक ने एक्सप्लेन किए थे तो हम बोल सकते हैं प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला. ये कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं. प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है. अब जो रेलेग जीन्स था ना, देखो बुक्स में कैसे बनाया होता आपके पास. ऐसा ग्राफ बनाया होता आपके पास ना, हाँ ऐसा ग्राफ बनाया होता है, ठीक है. इसका नाम दे रहा हूं मैं, ये जो ग्राफ है ये है रेलेग जीन्स लॉ. रेलेग जीन्स लॉ, रेलेग जीन्स लॉ, ठीक है. समझो आप इधर, ठीक है, ठीक है. अब देखिए ये है लॉन्गर वेवलेंथ साइड, लॉन्गर वेवलेंथ साइड. अब लॉन्गर वेवलेंथ के लिए देखो ये सेम आ रहा ना, लेकिन यहां के बाद ये ग्राफ ऐसे नहीं गया, ये ऊपर की तरफ गया. जैसे ही लोअर वेवलेंथ की तरफ आ रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. ये रेडिएशन है, क्या है ये, रेडिएशन है. अब ये ग्राफ ऐसा ना आके, लॉन्गर के लिए तो ठीक था, जैसे लोअर वेवलेंथ की तरफ आ रहे हैं वैसे ये ग्राफ ऐसा ना आके क्या हो गया, ऐसा जा रहा है. इन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया और इन्होंने कहा कि जब आपके पास लोअर वेवलेंथ साइड आएंगे तब ये बहुत इनफाइनाइट अमाउंट एनर्जी देगा. ये ग्राफ इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया, ये दिख रहा है आपको, ये तो एक्सपेरिमेंटली या प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला था. इन्होंने ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सही था, जैसे जैसे ये आ रहा है देखो सेम सेम मैच कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ के बाद ऐसा जाना था और ये ऐसा चलेगा ऊपर. अब इन्होंने ये कहा कि जैसे हम वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होंगे ये ग्राफ क्या करेगा,
एनर्जी रेडिएशन जो देगा वो इनफाइनाइट देगा। सोचो और नीचे आ रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ, तो लोअर वेवलेंथ पे तो ये एनर्जी क्या देगा, इनफाइनाइट अमाउंट देगा। इसको ही बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। इन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था ये, इन्होंने सिर्फ ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि जैसे ही लोअर वेवलेंथ की तरफ आएंगे तो लोअर वेवलेंथ की तरफ होगा क्या, आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एनर्जी है, इसको ही क्या बोला जाता है, यही लिखा जाता है, इसको ही बोला जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, ये जो बहुत अमाउंट में एनर्जी मिल रही है आपको, इसको बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। यानी इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इधर लिखवा भी देते हैं, कल भी लिखवाया था मैंने वैसे अल्ट्रा, और कल वालों को मिक्स हुआ होगा तो बता देता हूँ एक, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हो, पहली बार जब कोई चीज पढ़ते हो तो एक बार में क्लियर नहीं होती हो। ठीक है, आपको उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। अब दूसरी बार आसान लग रहा होगा, कल भी सेम ही चीज कही थी मैंने, सेम ही बातें कर रहा था मैं कल भी। ठीक है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार आप लोग रिजल्ट ये चीजें सुनी होगी तो हो सकता है उतना क्लियर ना हुआ। ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। हाँ, ये ग्राफ आप लोगों के हर बुक में मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ आज तक क्लियर नहीं होता, मतलब इतना आसानी से, मतलब हाँ बुक ने बनाया है पर वो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे बनाया। इसका मतलब ये होता है, इधर से भी देखा होगा आपने, ऐसा बना रखा होता भी इनके लिए। ये बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो आप भी सेम बुक्स पढ़ोगे, मैं भी सेम बुक्स पढ़ूंगा, पर एक बार जब पढ़ूंगा तब तो सिर्फ कहानियां समझ आएगी। जब मैं उस बुक्स को 3 से 4 बार पढ़ता हूँ तो बुक्स का थॉट पता चलता है एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए जितनी बुक से आप पढ़ोगे उससे कई ज्यादा मैंने पढ़ी है, तो आपको जो डिलीवर करूंगा वो आप जितना 4 से 5 बार एक बुक को पढ़ोगे फिर जितना समझ आएगा वो कंक्लूजन है ये। ठीक है, मे भी अगर कोई अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो आप तो। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, अब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी में क्या होता है कि इन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, आप बोलते हो कि जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्लासिकल फिजिक्स ने से प्रिडिक्ट की गई थी। ठीक है, ये क्लासिकली बात थी। इन्होंने कहा कि आपके पास अगर एनर्जी रेडिएशन की बात करते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी जो है ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड। ठीक है, जो टोटल एनर्जी एमिटेड होगी किसको, एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, जीरो को छोड़ के, एट ऑल टेम्परेचर, जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जीरो को छोड़कर क्या होगी एनर्जी, इंटीग्रेशन कर रहा आप जीरो से इनफाइनाइट तक, क्या हो जाएगा, जितनी एनर्जी डेंसिटी होती थी कितना, आप बोलते थे यू न्यू टी, तो ये जीरो को छोड़ना है, जीरो पे नहीं। तो ये क्या करें, अगर यहां पर, ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो इसकी वैल्यू रखो कितना, 8 पाई। ठीक है, कितना रहता था, इन्होंने कहा वो कितना हो जाएगा, देखते हैं ये कितना था, 8 पाई बाई सी न्यू स्क्वायर, अंदर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू। ठीक है, इसके साथ केटी भी था, केटी मैंने बाहर रख दिया, कितना, जीरो से इन्फिनिटी न्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, न्यू क्यू बाई 3, जीरो से इन्फिनिटी तो कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो यही कहते हैं कि टोटल एनर्जी एमिटेड, जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ऐसा कौन कहती है, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो टोटल एनर्जी एमिटेड होगी एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट जीरो टेम्परेचर, क्या हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
इतना हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, एनर्जी इन्होंने इनफाइनाइट बताया, क्या आपके पास कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अभी तक का कंक्लूजन था वो ये था कि ब्लैक बॉडी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स सही से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए 1900 में क्या किया था, जो मैक्स प्लांक ने एक क्वांटम हाइपोथेसिस दी थी जो कि क्या करती है, ब्लैक बॉडी को हाँ मतलब जीरो को छोड़ के ना, केल्विन में ही तो ले रहे थे हम, हाँ जीरो केल्विन, और टेम्परेचर बोला केल्विन में ले रहे तो केल्विन, ठीक है, जीरो केल्विन यहाँ। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्लांक्स लॉ, रेडिएशन लॉ। हेडिंग लगाइए, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक रेडिएशन लॉ। ठीक है, तो सारी कहानियां तो हो गई कि प्लांक्स ने क्लासिकल फिजिक्स में जो कमियां थी उसको रिमूव करने के लिए, और जो रेले जीन्स ने प्रिडिक्ट किया था कि लोअर वेवलेंथ की तरफ यानी हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ एक अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी आती है, वो जो प्रॉब्लम था उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ प्रिडिक्शन दिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और उसको ही क्या बोला जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन successfully the black body रेडिएशन का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो इन 1900 में, इन 1900, ठीक है, 19 में क्या किया था, प्रपोज किया था द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी। दूसरा, अगर हम कहें, इन्होंने क्या कहा था कि जो अब आपने अकॉर्डिंग टू दिस प्लांक थ्योरी, जो एमिशन, जो रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन और एमिशन होगा वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट होगा। कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा, या क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी वो पैकेट और बंडल के फॉर्म में हो रही होगी, और एक प्रत्येक पैकेट या बंडल को क्वांटा कहते हैं, या क्वांटा और फोटोन कहते हैं। ईच फोटोन के पास क्या है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लांक के अकॉर्डिंग, एनर्जी रेडिएट यानी रेडिएट का मतलब एमिटेड, एनर्जी एमिटेड, और क्या बोल सकते हैं हम, या एनर्जी इमिशन और अब्जॉर्प्शन बोल दो, एनर्जी इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, energy emission not in continuous form, absorption या emission and absorption of radiation,
According to Planck, emission and absorption of radiation not continuous, not क्या है not is not continuous, is not continuous, is not continuous, it not continuous, it is in form of पैकेट्स और बंडल, ठीक है, पैकेट्स और बंडल बोल सकते हो आप, ठीक है, पैकेट्स और बंडल, पैकेट्स और बंडल ऑफ इन पैकेट ऑफ, इसको भी बोलते हैं कॉल्ड, इसको भी बोलते हैं कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ रेडिएशन या एनर्जी बोल दो, क्वांटा ऑफ एनर्जी, और या इसी को बोलते हैं फोटोन, क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। और ईच फोटोन यानी प्रत्येक फोटोन के पास हैविंग एनर्जी कितनी होगी, h न्यू होगी प्रत्येक फोटोन के पास। चलो पहले इतना नोट कर लो। हो गया, इतना हो गया, चलिए फिर हम आगे करते हैं। ईच फोटोन के पास, चलिए लिख लेते हैं, थोड़े फोटोन के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनका इंटरव्यू है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन और फोनोन, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, इनकी वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ईच फोटोन के पास जो एनर्जी है, एनर्जी ईच फोटोन के पास जो एनर्जी है, ईच फोटोन, प्रत्येक फोटोन जो है, जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू, ठीक है। प्रत्येक फोटोन, ईच फोटोन बोला मैंने, ईच अगर नहीं आता तो जनरल क्या लिखता है, अगर एनर्जी लिखा जाए तो क्या कितना हो रहा है, इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है। एन इज एन 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो हर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एलटी में यही आया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन,
ठीक है, तो कितना था, कितना होता है? इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब फोटोन क्या होता है आपके पास? कैसे निकलेगा फोटोन? तो E इक्वल टू पी सी होता है। P इक्वल टू कितना जाएगा, E बाई सी। E ऊपर है ऑलरेडी एच न्यू बाई सी। ये हो गया आपके पास फोटोन के पास, ठीक है। रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का? रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास वो होता है 0, ठीक है। और कुछ जानकारी लेने? और डायनेमिक मास कितना होगा? डायनेमिक्स मास कितना होगा? एम नॉट सी स्क्वायर, यहां से निकल जाएगा डायनेमिक्स मास। जो एच है, ये जो एच है यहाँ पर, ये है प्लांक कांस्टेंट। जिनका इंटरव्यू है वो प्लांक कांस्टेंट के ऊपर पूछा जाता है। प्लांक कांस्टेंट कि आपके पास प्लांक कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? 6.6 10 टू द पावर माइनस 34। अगर प्लस 34 हो गई तो क्या क्या फर्क पड़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो स्टेट में पढ़ रहे हैं वो मैक्रो में हो जाएगी, ठीक है। माइक्रो में जो पढ़ रहे हैं वो किस में हो जाएगी? मैक्रो में हो जाएगी, ठीक है। यानी एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये वाला जो लिखा मैंने, ये क्या है? एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड बाय एनी बॉडी, ठीक है। कोई भी जो बॉडी है वो एनर्जी एमिटेड करेगी, यानी क्या करेगी? जो एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब करेगी बाय एनी बॉडी इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, ठीक है। अगर आप फाइनल इनका कंक्लूजन सुन रहे हो, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? एनर्जी एमिटेड या रेडिएशन एमिटेड, एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब, एमिटेड और अब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है। एनी बॉडी, वो क्या हो जाएगा? इज इंटीजर ऑफ एच न्यू, यानी एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी होगी? एन एच न्यू होगी। जैसे कि एन इक्वल टू एच न्यू, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। ठीक है, तो ये होगी, यही आपको पता भी चलता है। यही चीज क्या है, इन्होंने क्या कहा था? फोटोन और स्टैटिक्स। फोटोन क्या होता है? कौन से स्टैटिक्स को यहाँ हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे भी, पर आपके पास मैं बता देता हूँ। फोटोन किस क्या है? बोसोन है। बोसोन किसको फॉलो करते हैं? कौन से 3 टाइप की स्टैटिक होती है? कौन कौन सी? क्लासिकल स्टैटिक जिसको बोलते हैं मैक्सवेल स्टैटिक्स, फिर आता है बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, फिर आता है, ठीक है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो फोटोन बोसोन होते हैं, तो बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ब्लैक, अच्छा एलटी का क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस स्टैटिक्स को फॉलो करती है?
ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस स्टैटिक्स को फॉलो करती है? चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज पता चला कि अगर अगर आपके पास क्या है, ठीक है, अगर जो है इन्होंने क्या सुझाव दिए थे प्लांक ने, जो आपके पास क्या है, जो आपके पास क्या है, जो ऑसिलेटर है जो बी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, वो अलग अलग, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर सकता है, तो उनका जो एनर्जी होगा वो केटी ना होके एवरेज जो एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक, अच्छा प्लांक ने भी किसका यूज किया था, मैक्स जो जो आपके पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल, मैक्सवेल ने किसका यूज किया था, मैक्सवेल सॉरी प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ यूज किया था, बोल्ट्जमैन लॉ। तो मैक्स बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग की हेल्प से क्या बताया था, ठीक है, कि जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी वो अब क्या है, केटी ना होके कितनी है, केटी ना होके कितना है, केटी ना होके कितनी हो जाएगी, एच न्यू बाय ई की पावर एच न्यू बाय के टी माइनस वन, इतना होगा, ठीक है। तो केटी को रिप्लेस करेंगे, ये होगा, ठीक है, केटी को रिप्लेस किया इन्होंने, तो बाकी तो सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। कितना था पहले, जो यू न्यू टी था वो कितना था, वो था 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू, ठीक है। और यहाँ क्या था, के टी, ये था, इसको रिप्लेस कर देंगे, अब कितना हो जाएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू, ये कितना आ जाएगा, एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन, माइनस वन नीचे है, ठीक है। इसको ही बोला जाता है प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है, प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक रेडिएशन लॉ, हो गया आपके पास प्रूफ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताओ कितना होगा, अभी कितना हो जाएगा, इसीलिए जब आप ये न्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है, 8 पाई एच सी न्यू क्यू, ध्यान रखना कई बुक से न्यू क्यू होगा तो ये वाला न्यू भी है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म्स में बताओ मेरे को, तो कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, यू लैम्डा टी कितना हो जाएगा, 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5, कितना हो जाएगा, 8 पाई एच सी ई की पावर एच लैम्डा बाई के टी, एच सी वाई लैम्डा बाई के टी माइनस वन, ठीक है। ये है लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। अरे फर्मी डिराक कौन फोटोन और स्टैटिक, चलिए बताओ ब्लैक बॉडी किस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस स्टैटिक्स को फॉलो करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टैटिक्स को फॉलो करता है, बताओ।
लिखोगे इतना, नोट करके लिख लो, ठीक है। नोट करके क्या है आपके पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन follows the statics, स्टैटिक्स, किस स्टैटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। एक दूसरा नोट नंबर 2, फोटोन फॉलोज कौन सी, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए ये आप होमवर्क करके आओ, किस स्टैटिक्स, हाँ ये क्या दिखाता है, विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स टू लैम्डा, और ये तो टेम्परेचर है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी तो एनर्जी रेडिएट करेगा, वैसे ये वाला फ्रीक्वेंसी का टर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगा, टेम्परेचर तो दोनों के साथ आएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो है इन्होंने फिर कंप्लीटली एक्सप्लेन किए थे कौन से, रेडिएशन लॉ, आगे लिख देता हूं मैं, प्लांक का जो रेडिएशन लॉ था, इससे पहले एक ऐड कर देता हूं मैं, प्लांक का जो रेडिएशन लॉ था उसका इन्होंने फॉर लो लैम्डा के लिए कहा था, फॉर लोअर वेवलेंथ के लिए इन्होंने क्या कहा था कि लोअर वेवलेंथ के लिए यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस कंडीशन क्या होगी, स्मॉल होगा, ठीक है। देखो क्योंकि आपके पास, आप बोलोगे यहाँ पर अगर आपके पास एट ये स्मॉल है, लैम्डा स्मॉल है, ठीक है, लैम्डा के आपके पास स्मॉल है, तो अगर लैम्डा स्मॉल है, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलते हो कि डेल लैम्डा जो है क्या हो जाएगा, ये भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास, सॉरी, अगर ये है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा तो स्मॉल ऑलरेडी स्मॉल ही होता है, लैम्डा MTV क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, ये भी स्मॉल हो जाएगा। आपके पास, आप बोलते हो कि जो आपके पास क्या है, इसका मतलब ये स्मॉल है, सो आप क्या बोलते हो, जो ये क्या आता है, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा T जो है ये भी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होता है आपके पास, तो ये छोटा हो जाएगा HC/K से, लेस देन HC/K जानते हैं, ठीक है, HC/K से, तो यहां से क्या पता चला आपके पास, जो लैम्डा छोटा है, दैट इज, इसका मतलब जो 1 से बड़ा है ये क्या हो जाएगा, HC/लैम्डा KT बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाला टर्म्स है एक्सपोनेंशियल टर्म्स, सो इसका मतलब कितना, जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स था उसमें, यानी HC/लैम्डा KT ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो अगर ये लार्ज हो गया आपके पास, ठीक है, तो अगर ये लार्ज हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला आपके पास वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा आपके पास, ये लार्ज हो गया, तो इसका जो टर्म्स था यानी HC/लैम्डा KT -1, बहुत बड़े में से एक बहुत छोटे नंबर माइनस कर दोगे तो अप्रोक्सीमेशन वो इसके इक्वल आ जाएगा, HC/लैम्डा KT। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर फिर रख दिया ऊपर किसमें, U लैम्डा और T में कितना रहा, इन्होंने कहा कि 8 पाई HC, तो ठीक है पहले से, अपॉन लैम्डा की पावर 5 है। अब यहाँ पर जो ये पूरा टर्म